नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। अगर आपको लग रहा है कि इस बार होली से पहले ही गर्मी आ गई तो आप अकेले नहीं हैं। बढ़ रहा तापमान आम लोगों को ही नहीं, सरकार को भी पसीने ला रहा है। सरकार को डर है कि समय से पहले आई गर्मी कहीं देश भर में गेहूं की फसल को नुकसान न पहुंचा दे। केवल फसल बर्बाद होने का ही डर नहीं है, बल्कि दाने के आकार पर भी असर पड़ने की आशंका है। दूसरा टेंशन है बढ़ रहे तापमान के साथ आग लगने की घटनाओं का। इन्हीं सब बातों को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई थी। इस बैठक में पीएम मोदी ने कई बातों की जानकारी ली। उन्होंने मानसून के पूर्वानुमान पर जानकारी ली, पूछा कि किस तरह से तापमान बढ़ सकता है आने वाले दिनों में, रबी फसलों पर मौसम के असर का क्या असर होगा, इस बारे में पूछताछ की गई। चिकित्सा का जो बुनियादी ढांचा है, गर्मी और अग्निशमन उपाय, उनका भी हाल जाना। आपदा से निपटने की तैयारी की जानकारी ली। मौसम विभाग से कहा कि जो भी आप भविष्यवाणी करते हैं, पूर्वानुमान देते हैं, वो सरल शब्दों में दें ताकि सभी लोग समझ सकें। सभी अस्पतालों का विस्तृत फायर ऑडिट होना चाहिए, ये बात भी पीएम मोदी ने कही, ताकि अगर आग लगती है न लगे, कम से कम इसको रोकने की पूरी कोशिश की जाए। भारतीय खाद्य निगम से प्रतिकूल मौसम की स्थिति में अधिकतम अन्न भंडार सुनिश्चित करने को भी पीएम मोदी ने कहा है। तो ये सारी बातें कल की बैठक में पीएम मोदी ने कही हैं। खान साहब भी जुड़े हुए हैं, चेयरमैन आईसीएफए के। आपका भी स्वागत है खान साहब। आप किस तरह से देखते हैं कि आपको लगता है कि मौसम परिवर्तन हुआ, अगर मान लीजिए कि ये एक ऐसा फेनामेना जिससे कोई भी बच नहीं सकता है, दुनिया भर में ये बात देखी जा रही है, तो हमें अपने आप को उसके हिसाब से ढालना होगा? क्या हमें अपनी तैयारी बदलनी होगी? हमें जिस तरह से हम अपनी फसलें बुआई करते हैं, क्या बुआई का सीज़न बदलने की ज़रूरत है? जैसे कि मध्य प्रदेश की अगर आप बात करें तो वहाँ पर तो नवंबर में जो है बुआई शुरू हो जाती है, तो यानी अब 15 मार्च के आसपास वहाँ पर आप मान सकते हैं कि फसल जो है पककर तैयार हो जाएगी। तो क्या थोड़ा और इसको पहले किया जाए? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि पिछले साल भी हुआ, इस साल भी इस बार आशंका जताई गई, और चूंकि सरकार ने कहा कि हम सतर्क होना चाहते हैं, हम किसी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहते, इसलिए फरवरी के चौथे सप्ताह में ही एक समिति भी बना दी गई थी सरकार की ओर से कि अगर तापमान बदलता है, बढ़ता है, तो क्या असर पड़ सकता है और क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। देखिए अखिलेश जी, क्लाइमेट चेंज अब सबके सामने है और इसमें कोई टेक्स्ट बुक की अब बात नहीं है। यूरोप में मैं 2 साल पहले था, कोविड से जस्ट पहले, एक दिन में 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा था। जर्मनी में त्राही त्राही मच गया था। नीदरलैंड, फ्रांस, सब जगह वही हाल था। सऊदी अरब में बर्फ गिरना शुरू हो गया 3-4 सालों से। तो अब कुछ मेजर्स ऐसे हैं जो शॉर्ट टर्म और कुछ ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म लेना है, और नेशंस को भी लेना है, और कलेक्टिव ग्लोबल एफर्ट्स इस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड हैं। जो शॉर्ट टर्म है उसमें ये है, और जो नेशनल लेवल की प्रायोरिटीज है उसमें कम से कम एक क्लाइमेट रिस्पांस का वार रूम स्टेट लेवल तक अब सेटअप करना लाजमी है। और तीनों तरीके के एग्रीकल्चर के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। एक क्लाइमेट एडजस्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम, एक क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम, और एक क्लाइमेट स्मार्ट। एडजस्टेड में ये है जिस तरीके वाइग्रीज ऑफ नेचर, उस हिसाब से कैसी फसलें हम पैदा करें और किन टाइमिंग में क्या बदलाव करें ताकि ऑप्टिमल प्रोडक्शन हम ले सकें फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर लेवल पे, या एक जो रेन पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। रेजिलिएंट सिस्टम वो है जिसमें उसी टेम्परेचर लेवल पे विदस्टैंड कर सकें क्रॉप और बेहतर तरीके। और स्मार्ट एग्रीकल्चर सिस्टम वो है जिसमें सारे फैक्टर्स को देखते हुए बेस्ट आउटपुट इन शॉर्टेस्ट टाइम पे और बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इनपुट से हम ले पाएँ। इसमें ज़रूरत है इस टाइम पे टेक्नोलॉजी की भी, क्योंकि हो क्या रहा है कि डिस्कशंस हो रही हैं, एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, लेकिन जो कलेक्टिव ग्लोबल फंडिंग होनी चाहिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, वो अभी तक बाय एंड लार्ज इज लिमिटेड। दूसरा है इसमें कि फार्मर्स का बड़े स्केल पे अवेयरनेस प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फार्मर्स ट्रेडिशनली कर रहे हैं, उनको लग रहा है जो भी प्रोडक्शन आएगा, कुछ दिक्कत आएगी तो सरकार देख लेगी, लेकिन सरकार संभाल लेगी। करेक्ट। तो एक बड़े पैमाने पे फार्मर्स का क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर और एक एडजस्टमेंट करें क्लाइमेट के चेंजिंग पैटर्न के साथ में, चाहे वो टेम्परेचर से हो, चाहे वो रेनफॉल से हो, या कोई और एक्सट्रीम सिचुएशंस हो, तो उस पे जितने बड़े पैमाने पे अवेयरनेस हो गए फार्मर्स के बीच में, उतना ही बेहतर तरीके से इसी में जो एक जानकारी अभी मिली है हमें, जो हमने दर्शकों से साझा भी की है, कि नई जो है बीज की किस्म उसको डेवलप किया गया, और ये कहा गया है कि 50% तक उस पर असर इसका नहीं पड़ेगा अगर मौसम तापमान बढ़ता भी है, बदलता भी है। तो आपको लगता है कि इस तरह के और भी कदम उठाने की आवश्यकता है और इसको ज़्यादा प्रचलित करने की आवश्यकता है, देश भर में फैलाने की ज़रूरत है कि जहाँ पर ये नई जो किस्म आई है बीज की, इसको दिया जा सके?
वो भी है, प्लस जो सेंसिटिव क्रॉप्स हैं, खास करके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं और जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं, उनमें जो ग्रीन हाउस का जो एक कवर्ड कंडीशनल प्रोडक्शन सिस्टम है, मुझे लगता है बहुत कॉस्ट उस पर नहीं आनी। लेकिन अभी बड़े पैमाने पे एंटरप्रेन्योर्स निकल के आ रहे हैं, खास करके जो भारत सरकार का एग्री इंफ्रा फंड 1 लाख करोड़ का, उसको लिवरेज करके मुझे लगता है ग्रीन हाउसेज को या पोली हाउसेज को, या सिंपल जो 7-8 लाख रुपए 1 एकड़ में नेट हाउसेज लग जाते हैं, साल भर में 2 साल में कॉस्ट रिकवर हो जाती है। अब फ्यूचर का यही पैटर्न होने जा रहा है, तो इसलिए बड़े पैमाने पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या एंटरप्रेन्योर नए नए मॉडल्स आ सकते हैं। और फॉर्चुनेटली स्टार्टअप सिस्टम ने पिछले 2 सालों में करीब 40,000 एकड़ के आसपास के ग्रीन हाउस लगा डाले हैं। तो मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोशन मिलेगा, नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, क्वालिटी इंप्रूव करेगी और क्लाइमेट से चैलेंज से निपटने का भी एक कारगर तरीका होगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। आपने भी कई सारे सुझाव अपने वक्तव्य में दिए थे। जाते जाते आपसे एमजे खान साहब भी समझना चाहेंगे कि आप किस तरह से देख रहे हैं आने वाले 2 या 3 महीनों में भारत की तस्वीर, जहाँ तक कि गेहूं उत्पादन का प्रश्न है, क्या हम अपनी जो घरेलू ज़रूरत है उनको पूरा करने में सक्षम होंगे? जो रिकॉर्ड उत्पादन का हमने लक्ष्य रखा है, क्या हम उसे प्राप्त कर पाएंगे? मुझे लगता है थोड़ा सा एम्बिशियस लक्ष्य है, 4.5 मिलियन टन ज़्यादा जो इस साल एक्सपेक्ट कर रही है सरकार। शायद 110-111 मिलियन टन पहुंच जाए तो बहुत संतोषजनक बात होगी, क्योंकि जहां पे अभी मिल्किंग स्टेज पे ग्रेन का फॉर्मेशन है, वहां इतना टेम्परेचर जरूर थोड़ा इम्पैक्ट करेगा। इम्पैक्ट में नॉट बी वेरी सिग्निफिकेंट, लेकिन 1-2% का अगर ड्रॉप भी हुआ तो 1-2 मिलियन टन अफेक्ट कर देगा। लेकिन देश की फूड सिक्योरिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोर्ट का जो एक कोटा है उस पर जरूर रिलुक करने की जरूरत है कि कितना अलाउ किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ लॉन्ग टर्म में कहना चाह रहा हूँ कि ब्रॉड बेसिंग करना जरूरी है प्रोडक्शन सिस्टम को। अभी क्या हो रहा है, कुछ क्रॉप्स कुछ रीजन में ही ग्रो हो रही हैं, गुंजाइश है एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से कि उनको किसानों को प्रैक्टिसेस समझा के थोड़ा ब्रॉड बेसिंग करा सकते हैं। जैसे मिलेट्स नॉर्थ इंडिया तरफ आ सकता है, व्हीट थोड़ा साउथ इंडिया की तरफ जा सकता है। साथ ही साथ अफ्रीका रिमेन्स लार्जली अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी, वहां पे प्रोडक्शन आउटसोर्स अगर करें तो हम ग्लोबल मार्केट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने में फायदा लेंगे। फाइनली निकरा जो है, ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर क्रॉप रेजिलेंट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, निकरा अभी जो है साइंटिस्ट के बीच डिस्कशन का, इट हैज नॉट रीच्ड इवन द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज विच इज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, फॉरगेट अबाउट फार्मर्स लेवल। तो इसके रिकमेंडेशंस के, इसके वर्क को और जो इनोवेशंस आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं ग्राउंड पे ले जाने की जरूरत है, सो दैट वी एज ए नेशन, एक्चुअली द प्रैक्टिशनर, द इम्प्लीमेंटर, द फार्मर्स आर रेडी टू अडॉप्ट इट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी, डॉक्टर बीरपाल सिंह जी, एमजे खान साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए।